नमस्कार दोस्तों, हॉकफीड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में देश दुनिया के हालात अच्छे तो नहीं बल्कि इसे कहूँगा कि बद से बदतर होते जा रहे हैं। और यदि बॉर्डर की भी बात करें तो तनाव काफ़ी बढ़ गया है। पाकिस्तान से जब से हमने कश्मीर में रियाज नाइकू को मारा है तब से पाकिस्तान में एलओसी के पास पाकिस्तान ने अपनी सैन्य गतिविधियां बहुत तेज़ी से बढ़ा दी हैं। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खुशखबरी इस देश के लिए आई है जो कि सुनकर आप लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि इस देश के जवानों के अंदर वो मादा है जो शायद ही दुनिया के किसी और जवान में हिम्मत हो, क्योंकि इसी देश के अंदर दुनिया के सबसे ऊंचे बैटल फील्ड्स यानी कि युद्ध क्षेत्र पर भारत के सैनिक पोस्टेड हैं। आपको सबसे पहले भारतीय सेना की इस बेहद बड़ी कामयाबी के बारे में आपको मैं बताऊं, सबसे पहले कमेंट में जय हिंद या जय जवान लिखें, क्योंकि देश के उन सैनिकों का जो कि आज पूरी दुनिया लॉकडाउन में फंसी हुई है अपने घरों में दुबक के, लेकिन इस देश के सैनिक अब भी घरों से बाहर बल्कि अपने घरों से कई हजारों किलोमीटर दूर दुनिया के सबसे दुर्गम और विषम परिस्थितियों में खड़े होकर भी इस देश के सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। तो उनको मेरा सलाम है। और दोस्तों, सबसे पहले आप कमेंट में जय हिंद लिखें, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। आप लिखिए कमेंट में जय हिंद, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि देश के सैनिकों के लिए अगर एक हम कमेंट में जय हिंद या जय जवान भी ना लिख सकें तो किस बात की ये जवानी है, किस बात की देशभक्ति है फिर। तो दोस्तों, आपको बता देता हूं कि भारतीय सैनिकों ने आपने सुना होगा कि शायद लद्दाख में एलएसी पर यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो पाकिस्तान के साथ है उसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, और चाइना के साथ जो हमारी लाइन है जो सीमा है उसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी। तो एलएसी पर जब चीन ने हाल ही में अपने हेलीकॉप्टर उड़ाए तो भारतीय सेना ने सीमा पर सुखोई उड़ा दिए। उनके हेलीकॉप्टर के जवाब में भारतीय सेना ने अपने सुखोई उड़ा दिए। ये आदेश आज सेना को एक सशक्त नेता दे रहा है। आप जानते हैं इस देश के प्रधानमंत्री इस देश की सुरक्षा के साथ ऐसे दौर में जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है, ऐसे दौर में भी इस देश के प्रधानमंत्री इस देश की सीमाओं के साथ किसी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं है, और वो भी उस देश से जिसने पूरी दुनिया को ये कोरोना वायरस का जहर दिया है। और दुनिया में आज लाखों लोग कोरोना वायरस के शिकार हो चुके हैं, लाखों लोग मर चुके हैं, 10 लाख से भी ज़्यादा लोग कोरोना वायरस के मरीज हो चुके हैं। तो दोस्तों, अभी चीन में क्या हुआ कि नॉर्थ सिक्किम यानी उत्तरी सिक्किम के अंदर भारतीय सेना के एक मेजर ने चीन के वो जो वहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे थे तो वहाँ पर चीन के भी लोगों ने चीन की सेना ने वहाँ पर एक तरीके से वहाँ पर घुसपैठ करने की कोशिश करी। घुसपैठ के दौरान भारतीय सैनिकों से उनकी ज़बरदस्त झड़प हुई और इस झड़प में भारतीय सेना के फौजी ने, हमारे मेजर ने चीन का जो फौजी था उसके मुंह पर मुक्का मारा और मुक्का मार के उसकी नाक तोड़ दिया, लहूलुहान कर दिया। मतलब दोस्तों, इससे बड़ी गर्व की क्या बात होगी कि ये गर्व की बात हमारे लिए और चीन के लिए बेइज्जती की बात कि देखिए हम 18,000 फुट की ऊंचाई पर भी तुम्हारी तोड़ाई कर सकते हैं और हमें हथियार की भी ज़रूरत नहीं है। चीन के सैनिक को नाक मतलब फिजिकल फाइट आप समझिए कि क्या मादा चाहिए। अगर मैं आपको 15,000 फुट की हाइट पर लेके जाऊं शायद आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो, लेकिन भारतीय सैनिक ने भारतीय सीमा में अतिक्रमण कर रहे चीनी सैनिक को नाक पर मुक्का मारकर लहूलुहान कर दिया। उसके फेलो सैनिक जो उसके साथ के थे वो उसको बेहद बदहवास हालत में लेकर गए। दोस्तों, आपको बताते हैं विस्तार से इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा और कि उत्तरी सिक्किम यानी कि नॉर्थ सिक्किम में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना के जवानों और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों की झड़प के बाद लद्दाख सीमा पर भी चीनी पॉपर्स देखने जाने का मामला आया था, जिसमें जो मैंने आपको बताया कि चीन के सैन्य हेलीकॉप्टर एलएसी के करीब उड़ान भर रहे थे तो बदले में भारत ने जवाबी कार्रवाई सुखोई के साथ करी। साथ ही साथ आपको बता देता हूँ कि जब सिक्किम का जो नॉर्थ सिक्किम में एक जगह है मुगुथांग बहुत ही ऊंचाई पर लोकेटेड है, और मुगुथांग में भारतीय सेना के एक लेफ्टिनेंट ने चीनी सेना के मेजर की नाक पर मुक्का मारकर उसकी नाक से खून निकाल दिया। और पिछले सप्ताह सिक्किम में चीन की सेना अतिक्रमण करने की फिराक में थी, जिसे भारतीय सैनिकों ने अपनी जांबाजी से रोक दिया था। इसी दौरान चीनी सैनिक ने कहा कि सिक्किम तुम्हारी जमीन नहीं है, ये भारत का हिस्सा नहीं है और तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ। चीन के इस मेजर की बात पर भारत के युवा लेफ्टिनेंट को गुस्सा आ गया और उसने कहा, क्या सिक्किम हमारा हिस्सा नहीं है, तेरी बला से। और इसके बाद लेफ्टिनेंट की बात सुनकर चीनी मेजर उनके वरिष्ठ अधिकारियों की ओर बढ़ने लगा तो लेफ्टिनेंट ने उस पर छलांग लगाते हुए उसकी नाक पर जोरदार मुक्का मार दिया। चीनी सेना का मेजर वहीं गिर गया और उसकी नेम प्लेट उसकी ड्रेस पर जो नेम प्लेट लगी रहती है वो भी बाहर निकल आई, यानी उसकी दुर्गति हो गई। एक फौजी के लिए उसकी नेम प्लेट उसकी ड्रेस से बाहर निकल जाना बहुत बेइज्जती की बात होती है दोस्तों।
और वो भी पब्लिकली, मतलब जैसे क्या पब्लिकली नहीं, मतलब जैसे कहते हैं कि आप अपनी सेना और दूसरी दुश्मन की सेना के सामने घिरे हुए चारों लोगों के बीचों बीच आप वहाँ मुक्का खा रहे हैं, आपकी सेना के भी लोग हैं, फिर भी कुछ नहीं कर पाए आप। तो ये भारतीय लेफ्टिनेंट के लिए अपने साथ लाने की अच्छी निशानी थी, लेकिन तभी उन्हें उनके साथ ही खींच कर पीछे ले आए, नहीं तो भारतीय लेफ्टिनेंट वो नेम प्लेट भी उनकी ले आते और दुनिया को दिखाते। इस घटना के लिए लेफ्टिनेंट को शाबाशी भी मिली और थोड़ी सी डांट भी, क्योंकि ऐसा करना कई बार बड़ा विवाद पैदा कर देता है। लेकिन क्या करें, इस देश के जो जवान सैनिक हैं उनके अंदर जो देशभक्ति का जज्बा है वो काबिल तारीफ है, और कुछ ऐसा है कि शायद ही उसकी कोई मिसाल दुनिया के किसी और देश में दी जाए। आपको बता देता हूँ दोस्तों कि अमेरिका में जब किसी ऑपरेशन के अंदर अमेरिकी सैनिक को हार मिलती है तो वहाँ पर उनको वापस भागने का ऑर्डर दिया जाता है। लेकिन भारत में जो भारतीय सेना है इनको किसी भी ऑपरेशन में हारने का ऑप्शन दिया ही नहीं जाता है कि यदि किसी को ऑपरेशन में हार हो जाए, आप मरते दम तक लड़ें। आपको हारने के लिए लड़ना नहीं है, आपको जीतने के लिए लड़ना है, आपको मरते दम तक लड़ना है, आपको हारना, जीते जी हारना नहीं है। ये भारतीय सेना की जो स्पिरिट है, जो एक भारतीय सेना की जो आत्मा है, ये दर्शाती है कि किस तरीके से भारतीय सेना अपने जान अपने प्राण न्यौछावर करके भी आप और मेरे जैसे लोगों को, जो यहाँ आलीशान तरीके से आराम से बैठे हैं, अपने घरों में दुबके हुए हैं, अपने अपार्टमेंटों में, अपनी सोसाइटियों में रह रहे हैं। ज़िंदगी में दोस्तों 2 वक्त की रोटी भी अगर हम सेफ्टी से खा पा रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी लग्जरी है दोस्तों। क्योंकि यदि ये लग्जरी, जिसे कहते हैं स्वतंत्रता से बड़ी लग्जरी इस दुनिया में कोई नहीं होती। उनसे पूछो जिन लोगों, जो लोग स्वतंत्र नहीं हैं, जैसे चीन के लोग भले ही आज इस बात पर अकड़ते हों कि चीन जो है आज बहुत ताकतवर देश है, लेकिन ज़रा सच्चाई जानिए कि चीन के जो लोग हैं, चीन का जो जनमानस है, वो जो चीन उनका देश है, उसकी फैलाई गई जो अत्याचार हैं, जो तानाशाही है, उससे कितना परेशान है। चाहे बात करें नॉर्थ कोरिया की, तो स्वतंत्रता इज़ द मोस्ट प्राइसलेस एसेट, समझ रहे हैं, सबसे ज़्यादा अमूल्य जो गिफ्ट है, जो धरोहर है, वो स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता से महत्वपूर्ण और मूल्यवान कुछ नहीं दोस्तों। और इस स्वतंत्रता को हमारे सैनिक, अगर हथियार ना भी हों तो हाथ और लात से लड़कर भी हमारे सैनिक अपने दुश्मन से लोहा लेने के लिए तैयार हैं। और आपने ये नज़ारा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये उदाहरण भी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से भारतीय सेना के जवान ने, मतलब मज़ा ही आ गया कहीं ना कहीं। एक जिसे कहते हैं ना कि चीन के ऊपर हंसी भी आई, और एक जब गर्व होता है ना तो एक अजीब सी हंसी आती है, खुशी से मिली हुई। और दुश्मन की हार कौन नहीं चाहता है दोस्तों। तो वही बात है दोस्तों, आज देश में बहुत सारी विपक्षी पार्टियां हैं जो कुछ ना कुछ भारत सरकार के बारे में कुछ ना कुछ बोल रही हैं। कोई कह रहा है कि मजदूर जो है, मजदूरों को ठीक से उनके घर नहीं लेके जाया जा रहा है, जबकि दूसरे हाथ पर 2,81,000 मजदूरों को अकेले उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री श्री महंत योगी आदित्यनाथ जी ने 2,81,000 मजदूरों को वापस उत्तर प्रदेश में लेकर आए हैं। तो ये है वो सच्चाई जो आपको वामपंथी दोगला लकड़बग्गा भेड़िया मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। परंतु मैं आपको बता देता हूँ कि ना सिर्फ मजदूरों को वापस लाया गया, उनकी बाकायदा जांच भी हो रही है, और उनको अगर यदि आवश्यक लगता है तो उनको क्वारंटीन भी किया जा रहा है। ये तो यह है योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों लेकिन ये जो वामपंथी हैं ये क्या दिखा रहे हैं, देखिए मजदूर, अरे आप बात समझिए कि देखिए मजदूर देखो ट्रक पे चढ़ रहे हैं। अब एक फोटो है जो आजकल बहुत वायरल हो रही है कि एक मजदूर है जो एक हाथ में अपने बच्चे का एक हाथ पकड़ के ट्रक पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। वाकई हृदय विदारक दृश्य है, और भारत के मजदूरों के लिए जो कि जिनकी मेहनत और उनके खून पसीने से ये बड़ी बड़ी इमारतें, ये भवन बने हुए हैं, और जिस प्रकार से इस देश के जवान हैं उसी प्रकार से इस देश के मजदूर हैं, उनको भी पूरा पूरा मेरा नमन है, वंदन है, और उनको हर वो सुविधा मिलनी चाहिए जो संभव है। लेकिन समस्या क्या है दोस्तों कि भारत अभी कोई विकसित देश नहीं है। भारत जैसे देश के अंदर होता क्या है कि मजदूर कोई 1-2 करोड़ नहीं है, इस देश में कई करोड़, मतलब 1-2 नहीं, कई करोड़ मजदूर हैं इस देश के अंदर। अब आप समझिए कि जब कई करोड़ लोगों की ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करनी हो तो इतनी आसान बात नहीं हो। ऐसा नहीं कि वो 2 दिन में हो जाए। तो ऐसे में कुछ ना कुछ अफरा तफरी का माहौल होना आवश्यक है। ऊपर से क्षमा चाहूँगा, लेकिन भारत के जो हमारे लेबरर्स हैं उनमें से अनेक भाई हमारे ऐसे हैं जो सही से शिक्षित नहीं हो पाए। तो कई बार क्या होता है, सरकार के द्वारा जो दी गई कम्युनिकेशन है वो उन तक सूचनाएं पहुंच नहीं पाती हैं, वो बेचारे उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। ऐसे में सरकार की भी पूरी जिम्मेदारी है कि मजदूरों तक सरकार की दी गई सारी सूचनाएं मजदूरों तक पहुंचाई जाए। किस तरीके से पहुंचाई जाए उसके लिए सरकार को कोई ना कोई कमेटी या कोई ड्राफ्ट बनाना चाहिए, जिसके आधार पर सरकार ये तय करे कि मजदूरों तक सरकार के किए जा रहे सभी प्रयास कैसे पहुँचे।
वरना आज ही मैं पढ़ रहा था किसी समाचार पत्र में कि एक मजदूर से जब पूछा गया कि क्या आपको मालूम है कि सरकार आपके लिए क्या प्रयास कर रही है आपके ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित, तो मजदूरों ने कहा ऐसी सूचनाएं हमें मिल ही नहीं पाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम में कमी है जिसको सुधारना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत सरकार मजदूरों के लिए कुछ कर नहीं रही है, कर रही है। लेकिन जब कई करोड़ लोग, मतलब 1 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 20 करोड़ से ज़्यादा इस देश में मजदूर हैं, तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि 15 20 करोड़ लोगों का ट्रांसपोर्टेशन कोई मजाक चीज़ है। और जिस देश के अंदर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, उस देश के अंदर ट्रांसपोर्टेशन आप देखिए, नॉर्मल डेज की भी अगर हम बात करें, आपने कितनी बार देखा होगा बसों के पीछे लटकते हुए लोगों को, बसों के ऊपर चढ़ते लोगों को। ये तो नॉर्मल हालात मतलब दुख की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जब नॉर्मल हालात थे, जब कोरोना वायरस नहीं था, तब भी इस देश के अंदर ट्रकों के अंदर भरे हुए लोगों को आपने देखा होगा, आपने बसों के ऊपर चढ़ते हुए, बसों के ऊपर सफर करते हुए लोगों को देखा होगा। तो ये दृश्य भारत में कोई आम नहीं है। लेकिन इसको एक इस तरीके से दिखाना कि इसका भी एक राजनीति, मजदूरों की जो गरीबी है उसका राजनीतिकरण करना, ये बेहद तुच्छ किस्म की राजनीति है। और मैं कहता हूँ कि वामपंथियों को, अब तो जिन मजदूरों के हित की वो बात करते हैं, उन्होंने उनसे पूछिए कि उन्होंने मजदूरों के हित के लिए क्या किया है। बंगाल में 37 साल के कम्युनिस्ट रूल के अंदर सारी फैक्ट्रियां बंगाल से जो मेजर थी वो सारी बंद हो गई। तो बंगाल में जो मजदूर बेरोजगार हुए और उनके घरों में जो दाना पानी की जो कमी हुई, उसके लिए क्या कम्युनिस्ट पार्टी जिम्मेदार नहीं है? कम्युनिस्ट पार्टी फैक्ट्रियां बंद करवाती है और बात करती है मजदूरों के हित की। वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया। मतलब मानना पड़ेगा कि मजदूरों का हित आप फैक्ट्री बंद कराकर देख रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस देश के अंदर वामपंथी नेताओं को, वामपंथी पत्तलकारों को। पत्रकार नहीं है, पत्तलकार हैं। यही वो पत्तलकार हैं जो अर्नब गोस्वामी को पत्तलकार कहते हैं, लेकिन सही मायने में पत्तलकार ये लोग हैं। अरे अर्नब गोस्वामी तो अपनी एक बात पे अड़ा हुआ है बंदा। इस देश के अंदर एक साधु की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है और पुलिस भी वहाँ पर खड़ी रहती है। महाराष्ट्र में जो पालघर हत्याकांड आपने देखा। लेकिन होता क्या है कि वामपंथी हर चीज को कोई चीज उनके अगेंस्ट जाती है तो भी नैरेटिव अपनी तरफ ले आते हैं। कहते हैं कि जी वहाँ पर बच्चा चोर की खबर आई थी, इसलिए गलतफहमी में लोगों ने मार दिया। तो यदि गलतफहमी के अंदर एक व्यक्ति को मारा जा सकता है, तो गलतफहमी के अंदर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना के ठीक से सही तरीके से प्रसार ना हो पाने के कारण या गलत सूचना के कारण, यदि ऐसी आपाधापी के दौर में जब कोरोना वायरस का प्रकोप पूरी दुनिया में चल रहा है, ऐसे में भारत जैसे देश में यदि मजदूरों तक कोई सूचना यदि नहीं पहुँच पाती, उसके कारण यदि वो ट्रांसपोर्ट अव्यवस्था का शिकार होते हैं, तो तब वो बात कहाँ जाती है? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण एक हिंदू संत का मरना ठीक है, क्योंकि सूचना नहीं मिली थी, उनको सही से पता नहीं था, उन्हें गलतफहमी हो गई थी, फेक न्यूज़ चल रही थी कि वहाँ पर कोई बच्चा चोर घूम रहा है पालघर इलाके में, तो इसने साधु को मार दिया, वहाँ ठीक है। तो ये जो वामपंथियों का जो दोगला मापदंड है, इसके लिए मैं समझता हूँ वामपंथी पत्रकारों को पकड़ कर इनको तबीयत से तोड़ना चाहिए। जब तक इनकी खाल नहीं खींची जाएगी, मसाला नहीं भरा जाएगा इनमें, तब तक इनमें अकल नहीं आएगी। दोस्तों यही मेरा कहना है। अगर आप भी मेरी बात का समर्थन करते हैं तो तुरंत मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हॉक फीड न्यूज़ पर हम सालों से आप लोग जुड़े हुए हैं, पिछले 4-5 साल से आप लोग हॉक फीड न्यूज़ पर जुड़े हुए हैं। इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक भारत हॉक फीड न्यूज़, एक भारत के जिसे कहते हैं कि राजनीतिक ओपिनियन और राजनीतिक विश्लेषण ब्रांड के तौर पर हॉक फीड जिस तरीके से भारत में उभरा है। 25 लाख के आसपास हमारे सब्सक्राइबर हैं, 25 लाख लोगों को परिवार है हमारा, जो सभी लोग इस देश के राष्ट्रभक्त 25 लाख राष्ट्रभक्त लोग तो हमारे से जुड़े हुए हैं। और बहुत से लोग उनसे जो जुड़े हैं, मैं चाहूँगा कि आप उन्हें भी जोड़िए और हमारे इस 25 लाख लोगों के राष्ट्रभक्त परिवार को 25 करोड़ लोगों का राष्ट्रभक्त परिवार बनाइए। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।